नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के नासिक की, जहां ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से 24 लोगों की जान चली गई थी। यहां ऑक्सीजन टैंकर से लीकेज के बाद रिसाव हुआ, जिसके बाद आनन फानन में ऑक्सीजन सप्लाई कोरोना मरीजों की बंद कर दी गई। एक बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई थी। हमारी सहयोगी पूर्वा चिटनिस ने नासिक पहुंचकर हालात का जायजा लिया। नासिक ऑक्सीजन लीक में मरने वालों में 46 साल की वैशाली राउत भी शामिल थी। अपने पीछे वो 2 बेटे छोड़ गई, एक 23 साल का जिसकी आंखों के सामने उसकी मां ने दम तोड़ दिया और दूसरा 21 साल का कृष्णा। उसका कहना है कि मां को 4 दिन पहले अस्पताल में भर्ती करवाया था। अंदर एडमिट किया था तो वेंटिलेटर पे थी और ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, इसकी वजह से मेरी माँ गुजर गई। और ऑक्सीजन जो लेवल थी ना वो भी ठीक ठाक थी। क्या थी लेवल? तभी भी 94 थी, नहीं 94 थी। मैं बाहर से आया था, मेडिसिन लेने के लिए गया था। उसके बाद आया तो हॉस्पिटल में सब अफरा तफरी मची थी। फिर उसके बाद मैं आने के पहले ही माँ गुजर गई थी। आबादी के हिसाब से देखें तो नासिक भारत में कोविड की सबसे बुरी तरह प्रभावित शहर है। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। 45 साल के रिक्शा चालक विनायक परदेशी नासिक से 50 किलोमीटर दूर इगतपुरी में रहते हैं और वो अपनी मां की गुत्थी सुलझा रहे हैं। उनकी मां 15 दिन पहले सिविल अस्पताल में भर्ती की गई थी और ऑक्सीजन पर थी, लेकिन विनायक का कहना है कि बुधवार की रात को उनका बिस्तर बदल दिया गया और गुरुवार की सुबह उनकी 70 साल की मां दम तोड़ चुकी थी। मेरी माँ का कल रात बिस्तर बदल दिया गया था और आज उनकी मौत हो गई। इसका जिम्मा कौन लेगा? मेरी माँ जा चुकी हैं, अब मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा? क्या मैं भी अब मर जाऊँ? लोग रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब जैसी दवाइयों और ऑक्सीजन बेड की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। नाना नेतावते को अपनी माँ के लिए 2 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद जाकर बिस्तर मिला। मेरे अजी का ऑक्सीजन अभी 88 था और जब आया एडमिट किया था अभी वो कम हो गया, 81 वक्त तक आए। रेमडेसिविर तीसरा दिन हो गया, नहीं मिल रहा है। अपने महाराष्ट्र शासन को, राज्य टोपे को ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो अपन पॉजिटिव का टेस्ट करते हैं उसका रिपोर्ट पेशेंट को तुरंत 2 घंटे में किंवा 1 दिन में तो ही मिलना चाहिए। तो रिलेटिव को होश में आएगा, रिलेटिव बात कर सकते हैं, पेशेंट को किधर तो एडमिट कर सकते हैं। 3 बार अपन टेस्ट का निकाल देंगे तो क्या करेंगे, तब तक पेशेंट खराब होता है तबीयत। नासिक के बहुत से निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन बहुत कम है। रामालय अस्पताल में ऑक्सीजन ड्यूरा सिलेंडर 4 दिनों में 1 बार ही भरा जा सका। अस्पताल को जरूरत के 1 तिमाही सिलेंडर ही मिल रहे हैं। अभी सुबह 7 बजे से सेंट्रल लाइन पे कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है हमारे पास। जो क्रिटिकल पेशेंट्स आईसीयू में हैं उनको हम इंडिविजुअल ऑक्सीजन पे, और जो रूम्स में और वार्ड्स में जो जिनका सैचुरेशन बहुत लो जा रहा है उनको O2 कॉन्सेंट्रेटर मशीन्स पे हम मैनेज कर रहे हैं। सरकार तो कह रही है कि वो अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है इस व्यवस्था को सुधारने के लिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या पिछले 1 साल में हमने कुछ भी नहीं सीखा और क्या हम इस दूसरी लहर के लिए पूरी तरह तैयार थे? नासिक से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ पूर्वा चिटनिस, NDTV इंडिया। लखनऊ के अस्पतालों में ऑक्सीजन की जबरदस्त किल्लत है। उन सारे प्राइवेट कोविड अस्पतालों को जिनके पास ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन मिल पाता है। ऑक्सीजन खत्म होने लगते हैं तो परिवार वालों को कहा जाता है कि आप मरीज को किसी बड़े अस्पताल में ले जाएं। देखते हैं रिपोर्ट। लखनऊ के कोविड अस्पतालों में लोग एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शिराज के अब्बू भी एक प्राइवेट कोविड अस्पताल में भर्ती हैं। रात ऑक्सीजन खत्म हो गई तो हाहाकार मच गया। फिर थोड़ी ऑक्सीजन मिली तब काम चला। मेरे फादर यहाँ पे एडमिट है, सो कल सडनली ठीक था सब कुछ, बट रात में एकदम से ये हुआ कि फ़ोन आया कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमारे पास ख़त्म हो रहे हैं, आप लोग अपना अपना देख लिए। तो बवाल मच गया यहाँ पे। लखनऊ के आलीशान कोविड कंट्रोल रूम के बाहर बहुत दर्दनाक मंजर है। लोग रो पीट रहे हैं। किसी भी कोविड अस्पताल में भर्ती के लिए यहाँ से CMO का लेटर जाना ज़रूरी है। मूर्ख बनाया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। ये तो सारे मारेंगे, हमें ही मार डालेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। ये बच्ची सुबह से अपने पापा को भर्ती कराने सड़क पे खड़ी है। बिल्डिंग पे पहरा है, अंदर जा नहीं सकती, बाहर किसी की सुनवाई नहीं।
डॉक्टर ने लिख के दिया है कि अर्जेंटली नीड है उनको वेंटिलेटर की, लेकिन कॉल कर रहे कोई सुन ही नहीं रहा है। उनको खून की उल्टियाँ हो रही हैं, बहुत सारी हुई हैं खून की उल्टियाँ, नाक से खून गिर रहा है, इतनी ज़्यादा कमजोरी है उनको कि क्या बताएं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। शिवम प्रजापति के पिता एक रोज पहले कोविड से खत्म हो गए हैं। उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी कि अपने गंभीर भाई के लिए वो यहाँ आए हैं, उसे भर्ती कराना चाहते हैं, सीएमओ का लेटर चाहिए, सुबह से घूम रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ आए अप्रूवल के लिए, कुछ नहीं हो रहा है। सुबह 9 बजे आए थे, अभी तक खड़े हुए, कोई अप्रूवल नहीं। यहाँ तक कमिश्नर सर आए, हमारा कागज़ लेके अंदर गए पर कोई अप्रूवल नहीं मिला। और यहाँ से खाली ये बता देते हैं कि यहाँ से अप्रूवल कर दिया गया, वहाँ से आपको कॉल आएगी, कोई कॉल वॉल नहीं आ रही है। तुबा अपने पिता को भर्ती कराने बनारस से आई हैं, कोविड कंट्रोल रूम के बाहर चक्कर काट रही हैं, कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है। मेरे पापा को कोविड है और अभी 4 दिन पहले उनकी हालत बिगड़ गई थी, और हम लोगों ने जो सिस्टम इन लोगों ने बनाया है, उस सिस्टमेटिक वे से हम लोगों ने उनका नाम जो है दर्ज करवाया कोविड हेल्पलाइन पे। वो इमरजेंसी लिस्ट में गया, लेवल 2 पे मेरे फादर का नंबर, लेकिन अब वो 4 दिन हो गए हैं, कोई कॉल नहीं आई है, कोई डॉक्टर्स नहीं आए। इस कोविड कंट्रोल रूम पे रोज़ाना यही नज़ारा है। आम आदमी यहाँ पे आए तो इनकी तकलीफ़ सुन के वो रो दे। सारे बड़े अफसर अंदर बैठे रहते हैं, बाहर लोग भीड़ लगाए रहते हैं, कोई इनका कागज़ लेने के लिए, इनकी बात सुनने के लिए नहीं है। कोई बता रहा है कि उसके घर वालों को ऑक्सीजन 30 पहुँच गया है, किसी का 10 पहुँच गया है। 6-6 घंटे से यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी सुनने के लिए बाहर नहीं निकलता। इस आलीशान बिल्डिंग के अंदर सारे लोग बैठे रहते हैं। लखनऊ में कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक की बात करते हैं, जहां नाइट कर्फ्यू और शनिवार रविवार को पूरी तरह कर्फ्यू के साथ साथ रैली और भीड़ भाड़ पर पूरी तरह रोक लगा दी गई ताकि संक्रमण न फैले। लेकिन जिन्होंने ये कायदे कानून बनाए वो सरेआम इसका उल्लंघन खुद कर रहे हैं वोट के लिए। और अब एक मंत्री ने मान लिया है कि कर्नाटक सरकार राज्य में बिगड़ते हालात से निपटने के लिए खुद को वक्त रहते तैयार नहीं कर सकी। भारतीय जनता पार्टी के रामनगर की इस भीड़ की अगुवाई कर रहे हैं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर अश्वत्थ नारायण। स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए कोविड प्रोटोकॉल की जानबूझकर की गई अनदेखी की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है, वो भी तब जब कर्नाटक में संक्रमण के मामले बढ़ते बढ़ते रोजाना 24,000 तक पहुंच गए। न अस्पतालों में बेड है, न ऑक्सीजन। राज्य के समाज कल्याण मंत्री श्री रामलू ने भी बुधवार को धूमधाम से बाजे नगाड़ों के साथ कुछ ऐसा ही मजमा लगाया। ऐसे किसी भी आयोजन पर उनकी ही सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है ताकि बेकाबू संक्रमण को रोका जा सके। अचानक से 15% की रफ्तार से मामले बढ़े और हमारी सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। जिन इलाकों में आपने मंत्रियों को भीड़ के साथ घूमते देखा वो ग्रामीण इलाके हैं। जब शहरों में अफरा तफरी मची हो तो देखिए गांवों का क्या हाल है। ये बिदर की तस्वीर है। अस्पताल के बाहर कोरोना के मरीज और उनके तीमारदार सभी आसपास जमा हैं। लेकिन सरकार के दावे सुने तो लगता है कि फिक्र की कोई बात नहीं है। बिदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीदर में कुछ ऐसा हुआ है। हम तालुका में भी बेड्स बढ़ा रहे हैं और जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे। कोरोना के दूसरे जानलेवा दौर में मंत्रियों की ऐसी लापरवाही सरकार की कथनी और करनी के फर्क को दर्शाती है। कर्नाटक में बारिश शुरू हो चुकी है, तापमान तेजी से गिर रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में हालात और खराब होंगे। लेकिन दोष सिर्फ मौसम का नहीं है, बल्कि नेताओं और मंत्रियों का कहीं ज्यादा है, जो खुद कायदे कानून बनाते हैं और फिर सरेआम इसकी धज्जियां उड़ाते हैं। अपने साथ साथ दूसरों की भी जान को जोखिम में डालते हैं सिर्फ वोट के लिए, जैसा कि आपने देखा। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।